हाँ जी बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इसके बारे में बात करते हैं। एंटिटी, ये जो शब्द है एंटिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी फर्म, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो आय तथा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है उसको एंटिटी बोला जाता है। जैसे रिलायंस भी एक एंटिटी है, ABC लिमिटेड वो भी एक एंटिटी है। आपके फादर अगर कोई छोटी सी शॉप खोल करके बैठे हैं अपने आय तथा लाभ कमाने के लिए तो आपके फादर भी एक एंटिटी है। कोई बड़ी सी कंपनी हो वो भी एंटिटी है। कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो पर डे का केवल 10 से 20 हज़ार रुपये की सेल करती है वो भी एक एंटिटी है। कोई कोचिंग सेंटर जो बच्चों को पढ़ा रहा है जो उसका मालिक है वो भी एक एंटिटी है। तो एंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो चाहे वो गुड्स बना रहा हो, सबके सब क्या कहलाते हैं? एंटिटी। अब यहाँ पर एंटिटी का मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें 2 साइडें हैं। वैसे तो खैर 4 कॉलम बने हैं लेकिन ये टी शेप अकाउंट होता है, ये टी शेप स्टेटमेंट होती है। इसमें 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, एक लायबिलिटीज़ उनके अमाउंट, एसेट्स उनके अमाउंट। मतलब एसेट्स को लिखा उनके अमाउंट को लिखा जाएगा, लायबिलिटीज़ को लिखा उनके अमाउंट को लिखा जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी एसेट्स हैं इनका बाइफरकेशन मैं समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ही, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप दोबारा उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश। फर्नीचर ये आपकी फिक्स एसेट है, स्टॉक, डेटर, कैश ये आपकी करंट एसेट है। बैंक लोन जो हमने बैंक से पैसा उधार लिया। क्रेडिटर्स हमें जिनसे सामान उधार खरीद रखा है, आज नहीं तो कल हम उनको पैसे देंगे लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही पैसे देंगे। बिल्स पेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल 50,000 रुपये के हैं, इनको एक पर्टिकुलर डेट पर ही पेमेंट की जाएगी, इनको पूरे साल में कभी भी पेमेंट की जा सकती है। क्रेडिट और बिल पेबल एक ही हैं लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर डेट होती है, इनको पूरे साल में कभी भी पेमेंट की जा सकती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो लेबर की सैलरी अभी 1-2 महीने की रुकी हुई है वो पेमेंट करनी है। तो ये सारे के सारे हमारे सर पे कर्जे हैं। यहाँ पे हमने बैंक से 5 साल के लिए लोन ले रखा है, 10 साल के लिए लोन ले रखा है, तो ये बैंक लोन। ये सब के सब हमारे लिए क्या है? आउटसाइडर लायबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर यानी कि बाहर के लोगों की लायबिलिटी, जो बाहर के लोगों का हमें पैसे देना है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस के मालिक ने भी जो पैसा लगा रखा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल को भी लायबिलिटीज़ में लिखा जाता है। मान लीजिए उसने 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 5 लाख रुपए को भी कहाँ दिखाएंगे हम? बिजनेस की बैलेंस शीट में। लेकिन बिजनेस की बैलेंस शीट में कहाँ पर? कैपिटल के रूप में, लायबिलिटीज़ के अंडर में। यानी कि फर्म के लिए जो फर्म के मालिक ने जो पैसा लगाया है वो भी एक प्रकार की लायबिलिटी है। लेकिन इस लायबिलिटी का नाम क्या होता है? इनर लायबिलिटी। इनर लायबिलिटी, अंदरूनी लायबिलिटी, या फिर इसको ऑनर्स लायबिलिटी भी बोलते हैं। ऑनर मालिक की लायबिलिटी, मालिक की लायबिलिटी इनर लायबिलिटी कह लो, या फिर ऑनर्स अपोस्ट्रोफी ऐसे मालिक की लायबिलिटी। तो कैपिटल अगर 5 लाख रुपए उसने लगाई थी तो ये 5 लाख रुपए भी बिजनेस के लिए, यानी कि बिजनेस की हम बैलेंस शीट जो बना रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक प्रकार का बोझ है। अब आप कहोगे सर बोझ क्यों है? बिल्कुल बोझ है क्योंकि मालिक को ये लगता है, मतलब अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें तो बिजनेस के अंदर मालिक के लगे हुए पैसे को भी एक प्रकार की लायबिलिटी माना जाता है। क्योंकि मालिक हमेशा अपना पैसा ये मान करके चलता है कि जो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, जो बिजनेस में जितना भी पैसा लगा रहा हूँ, ये एक प्रकार से मेरे द्वारा लगाया गया पैसा है, और अगर ये पैसा मैं नहीं लगाता तो मैं बैंक से उधार लेता तब तो इसको लायबिलिटी माना जाता। और अगर आज ये पैसा मैं लगा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लेता तब भी तो वो लायबिलिटी माना जाता। और 7 लाख में से केवल मैं बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, बाकी का पैसा मैं खुद लगा रहा हूँ, तो भी इसको एक प्रकार की लायबिलिटी ही माना जाना चाहिए। आप सोच सकते हो बिजनेस में 7 लाख रुपए की ज़रूरत है मान लीजिए, तो 7 लाख में से 7 लाख का 7 लाख मैंने बैंक से लोन ले लिया, तब भी तो उसको लायबिलिटी साइड ही दिखाते हैं। लेकिन उस 7 लाख में से केवल मैंने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, बाकी के 5 लाख अगर मैं लगा रहा हूँ
तो मेरी भी एक प्रकार से लायबिलिटी ही बननी चाहिए, यानी कि मेरे बिजनेस की लायबिलिटी, मेरी लायबिलिटी नहीं है ये, मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है। तो मेरा बिजनेस अलग है, मैं अलग हूँ, सेपरेट एंटिटी हैं दोनों। यानी कि अगर मेरे पास 4 मकान हैं तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस के पास भी 4 मकान हैं। ये बैलेंस शीट किसकी बन रही है? बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑफ विवेक। ये मेरे बिजनेस का, यानी कि जो बिजनेस है विवेक का, उसकी बैलेंस शीट बन रही है। तो अगर बैलेंस शीट मेरे नाम से बन रही है, मतलब मेरे बिजनेस की बन रही है, तो मैं अलग हूँ और मेरा बिजनेस अलग है। वो अलग बात है कि बिजनेस को चलाने वाला मैं ही व्यक्ति हूँ। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो मुझे ही होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मुझे ही होगा। लेकिन फिर भी मुझे अकाउंट्स के अंदर, यानी कि अकाउंट्स की जो रूल बने हुए हैं, ये मेरा अपना पर्सनल कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अकाउंट की रूल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अकाउंटिंग रूल के अनुसार, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो ये क्या बताता है कि विवेक अलग है और विवेक का बिजनेस अलग है। अगर विवेक के बिजनेस द्वारा कोई गलती होती है तो विवेक के बिजनेस पर केस किया जाएगा, विवेक पर केस नहीं होगा वो। ठीक है? अगर जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, तो अगर रिलायंस के प्रोडक्ट में कोई कमी आती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो रिलायंस इंडस्ट्री एबीसी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, मुकेश अंबानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। करने वाला मुकेश अंबानी ही है या अनिल अंबानी ही है, लेकिन मुकेश अंबानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। वो कौन सी कंपनी के साथ बनता है? द कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्री एंड एबीसी लिमिटेड। बात समझ में आई है? तो विवेक अलग है, विवेक का बिजनेस अलग है। विवेक के पास 4 मकान हैं, ज़रूरी नहीं कि विवेक के बिजनेस के पास भी 4 मकान हो। विवेक के पास जो 4 मकान हैं वो अलग हैं और विवेक के बिजनेस के पास जो ये एसेट है वो अलग है। तो अच्छी तरह आप ध्यान रखिएगा। वैसे खैर ये कॉन्सेप्ट एकदम से इतना समझ में आने वाला नहीं है, इसको धीरे धीरे जैसे आप अकाउंट्स की बुक पढ़ते रहोगे आपको और क्लियर होता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप यही मान करके चलिए कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं इसे, सेपरेट एंटिटी दोनों। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी है। बिजनेस का मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस के मालिक द्वारा लगाया गया पैसा जो कैपिटल के रूप में होता है वो बिजनेस के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी ही कहलाता है। जिस प्रकार से हम कहीं बाहर से पैसा उधार लेते तो वो बिजनेस की लायबिलिटी बनता, इसी प्रकार से अगर मालिक ने पैसा लगाया है तो वो भी एक प्रकार से बिजनेस की ही लायबिलिटी माना जाएगा। लेकिन वो फ़र्क ये है कि वो इनर लायबिलिटी में गिना जाएगा और जो बाहर से पैसा लिया है वो आउटसाइडर लायबिलिटी में गिना जाएगा। फिलहाल के लिए बस मैं इतना ही बता सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ज़्यादा बताना इसमें फिर ठीक नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से नंबर 11 है और लास्ट कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा और 2-3 आइटम्स अलग हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट या फिर डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द्वैत पक्षीय अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा, दो तरफा अवधारणा भी बोला जाता है इसे, दो पक्ष की अवधारणा। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। या जितने भी आप जनरल एंट्री पढ़ते हो या आगे भविष्य में पढ़ोगे या जो भी अकाउंट बनाओगे, सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मतलब अगर कहा जाए तो अकाउंट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि हर एक जो भी आपने ट्रांजेक्शन की है, ट्रांजेक्शन क्या, ट्रांजेक्शन भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। ट्रांजेक्शन होती है कि आपने कुछ भी खरीदा, कुछ भी बेचा, वो आपके लिए क्या है, एक प्रकार की ट्रांजेक्शन है। आपने किसी को रेंट पे किया, ट्रांजेक्शन है। आपने 2 रुपये दे करके एक पेन खरीदा, वो भी एक प्रकार की ट्रांजेक्शन है। जहाँ भी पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो, वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वो एक प्रकार की ट्रांजेक्शन कहलाती है। आपने 1 करोड़ रुपये का सामान खरीदा, ट्रांजेक्शन है। आपने 5 करोड़ रुपये का सामान बेचा, ट्रांजेक्शन है। आपने 5 रुपये में एक माचिस की डिब्बी खरीदी, ट्रांजेक्शन है। आपने 50 रुपये दे करके 10 कप चाय मंगवाई, ये भी ट्रांजेक्शन है। आपने एक मैगजीन खरीदी, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। आपने किसी को उधार सामान बेचा, पैसा बेशक चाहे इन्वॉल्व ही ना हो, लेकिन मतलब पैसा बेशक चाहे ना मिला हो, लेकिन पैसा इन्वॉल्व तो है,
मॉनेटरी टर्म्स में बात हो रही है। तो अगर आपने किसी को सामान उधार बेचा, वो भी एक प्रकार की ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर एक ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, कुछ मिलेगा और कुछ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, परचेज गुड्स फॉर 10,000, हमने 10,000 रुपये का सामान खरीदा फॉर कैश में सामान खरीदा। तो ये एक प्रकार ट्रांजैक्शन है, एक प्रकार की ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक कैश और दूसरा गुड्स, या इसको स्टॉक भी बोल सकते हैं। तो अगर हमने सामान खरीदा कैश में 10,000 रुपये का, तो कैश और गुड्स, इन दो चीज़ों पे फ़र्क पड़ा। कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गुड्स बढ़ जाएंगे। जब हम सामान खरीदेंगे तो गुड्स आ जाएगा ना हमारे पास, तो हमारे पास स्टॉक आ गया लेकिन कैश चला गया। तो ये एक प्रकार की ट्रांजैक्शन थी, और इस ट्रांजैक्शन में आप देख सकते हो दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा, एक कैश पर और एक गुड्स पर। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, हर एक किसी के दो इफेक्ट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मतलब दो अकाउंटिंग हेड पर या दो चीज़ों पर तो फ़र्क आएगा ही आएगा। अब वो कोई सी भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन क्या है। जैसे आप सोचोगे सर अगर उधार खरीदा होता तो परचेज गुड्स फॉर 22,000 ऑन क्रेडिट, हमने उधार सामान खरीदा 22,000 रुपये का। तो एक तो गुड्स पे फ़र्क पड़ा या स्टॉक पे फ़र्क पड़ा, गुड्स या स्टॉक इंक्रीज हो गए, लेकिन साथ साथ अब आपको सर कैश तो हुआ नहीं, लेकिन क्रेडिटर तो आ गए, भविष्य में तो पैसा देना है, ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। तो ये भी एक प्रकार की ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में बेशक चाहे कैश इन्वॉल्व ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे क्रेडिटर तो इन्वॉल्व हो गए, गुड्स तो इन्वॉल्व यहाँ पर भी हो रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहे हैं। लेकिन ऊपर वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश भी इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, वो आपका क्या है, एक प्रकार से ट्रांजैक्शन बनेगा, और ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। अब वो दो चीज़ें कोई सी भी हो सकती हैं। अब आपको खैर मैं अकॉर्डिंग टू रूल आपको समझाता रहूँगा कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी। ट्रांजैक्शन जब मैं आपको और क्लियर करवाऊँगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, जनरल एंट्री वाले चैप्टर में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। लेकिन बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हर एक ट्रांजैक्शन के डबल साइडेड इफेक्ट होते हैं, कम से कम दो जगह इफेक्ट पड़ेंगे। इसी चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया है, ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दो जगह पड़ने वाले इफेक्ट। तो ड्यूल आस्पेक्ट, दो पक्षीय अवधारणा, दो पक्ष पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप ड्यूल कॉन्सेप्ट कह लो या ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही बात है। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट पड़ते हैं। अब वो दो जगह कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो ये थे बच्चे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट। एक बताया आपको मैंने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस का मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि बिजनेस बीमार पड़े तो बिजनेस का मालिक भी बीमार पड़े, या फिर ये समझ लो अगर मालिक बीमार पड़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस भी बीमार पड़ जाए, या फिर अगर बिजनेस को बंद किया जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि बिजनेस का मालिक भी है वो भी बंद हो जाए। किसी भी कारण से हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं, तो मालिक अपना पैसा लेकर के चला जाएगा, ये जो उसकी कैपिटल है वो लेकर के चला जाएगा। तो कहने का मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि बिजनेस के मालिक और बिजनेस में दोनों में फ़र्क है। बिजनेस के मालिक द्वारा लगाए गए कैपिटल को ठीक उसी प्रकार से लायबिलिटी माना जाएगा, सेम उसी प्रकार से लायबिलिटी माना जाएगा जिस तरह से हम बाहर वाले लोगों का पैसा उधार लेते हैं, जिस तरह बाहर वाले लोगों की हमारे सिर पर लायबिलिटी। तो ये आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे।